सबसे अधिक मार्क्स है 80 नंबर, बहुत अच्छे। इसी तरह और मेहनत करते रहिए। तो इसका जो डिटेल है मैं इसको आउट करती हूँ। देखते कौन कौन सा सवाल जो है उन्होंने रॉन्ग किया है, कौन कौन सा सही किया है। इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है 100 आवृत्ति पर 2 हेनरी वाले चौक कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है और हेनरी का मान भी दिया हुआ है, जो आपका रिएक्टेंस है कॉइल का उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 2 हेनरी। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा, यानी कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का वैल्यू क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता है 2πFL। तो 2π की वैल्यू पर सीधे सीधे हम इस मान को पुट कर देंगे, यानी 2π का वैल्यू आप ले लीजिए 3.14, यानी 22 के साथ पाई का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मान है 100 और आपका कॉइल का जो रिएक्टेंस निकालना है तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, तीनों चारों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 1256 ओम। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंस है उसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, सीधे सीधा आंसर आ गया है, सही जवाब है। अगला सवाल क्या है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या होगा। 50 हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और उसका निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आप लोग ने पढ़ा है कि जो टाइम पीरियोडिक टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/f। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियडिक हुआ। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे 1/f। तो 1/f का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, 1/50 करेंगे तो वैल्यू कितना निकलेगा 0.2 सेकेंड, क्योंकि आपका ऑप्शन मिली सेकेंड में तो हमको सेकंड से हमको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मिली सेकंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 20 मिली सेकंड। या इन्होंने 200 मिली सेकंड कर रखा है, ये गलत आंसर है। ठीक है, आप इसको दीपक को सही कर लीजिएगा, समझ आ गया सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है HPMB डीप में पारा वाष्प का विसर्जन होता है। अब HPMB है ना हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, जो पारा डाला जाता है पारा वाष्प, ठीक है, वो हाई प्रेशर पर डाला जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर पर विसर्जन होता है। इसका राइट आंसर हो गया उच्च दाब पर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला सवाल है RLC परिपथ का परिणामी प्रतिघात होता है, यानी इसका जो रिजल्टेंट है आपका रिएक्टेंस होगा यानी इम्पीडेंस उसको क्या होता है। ठीक है, RLC तो इसका जो रिएक्टेंस होगा XL माइनस XC। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो है कभी कभी सवाल जो है इस टाइप का भी दिया रहेगा ऑप्शन में कि XL जैसे अल्टरनेट टाइप। ठीक है, तो इसमें वैल्यू ये देखेंगे जब आप परिणामी प्रतिघात निकालेंगे तो उसमें ये भी हो सकता है XC माइनस XL या XL माइनस XC। ये डिपेंड करता है कि अधिक मान से हम कम वाले मान को माइनस करके निकालें। ठीक है, इसका जब हम इम्पीडेंस निकालते हैं √R² प्लस XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL, ज्यादा नंबर से कम वाले नंबर को माइनस करेंगे यानी अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, ये होता है उसका परिणामी प्रतिघात। ठीक है, सही जवाब दिया है। अगला सवाल है अधिकतम वोल्टता 99 वोल्ट इस ज्या तरंग का प्रभावी मान क्या होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या है 99 वोल्ट है और साइन वेव का प्रभावी मान को RMS वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका हमें RMS मान निकालना है। अधिकतम वोल्टेज कितना है 99, तो हमें पता है कि RMS का अधिकतम मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 0.707 Imax या Vmax। करंट का मान निकालेंगे तो Imax और वोल्टेज का होगा तो Vmax। तो यहाँ RMS वैल्यू निकाल लेंगे तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, यानी 0.707 इंटू मैक्सिमम कितना है 99, सीधे सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा वो 69.99 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, छोटा छोटा फॉर्मूला है, बस उसमें वैल्यू को पुट कर। सवाल का आंसर भी सही दिया है। नेक्स्ट है अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है
वो होता है ये फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC। सही जवाब दिया है। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, XL बराबर XC हो जाता है। RLC सर्किट में क्या होता है, XL बराबर जब XC हो जाता है तब वो कहलाता है रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आवृत्ति में वृद्धि से प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का परिणाम क्या होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो इसमें आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। XL बराबर 2 पाई FL। तो F जो है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टेंस का मान भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस हिसाब से ये सही है, सही जवाब दिया है। यानी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी इंडक्टेंस का मान भी बढ़ेगा, सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, AC के धन शिखर मान तथा ऋण शिखर मान का अंतर क्या कहलाता है। देखो, AC के धन शिखर और ऋण शिखर यानी जैसे करंट या वोल्टेज, हम प्रत्यावर्ती राशि की बात कर ले तो करंट या वोल्टेज स्टार्ट होगा जीरो से, स्टार्ट होते होते कहीं ना कहीं वो शिखर मान तक पहुंचेगा। शिखर मान एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो शिखर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल शिखर मान से जब नेगेटिव हाफ साइकिल के शिखर मान तक आएगा तो उसको शिखर से शिखर मान कहते हैं, क्योंकि वेव शेप जो होता है हमारा इस शेप में होता है कि नहीं। तो वो हमारा कहलाएगा शिखर से शिखर मान, ठीक है। इसका भी सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, AC परिपथ का पावर फैक्टर बराबर होता है। तो इसमें आपको डिफाइन करना है कि AC परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है। यानी बराबर होता है उसी चीज का अनुरूप उसी के को रिलेट करके यानी घुमा फिरा के बताया गया है। तो इसमें वोल्टेज और धारा जो होती है उसके बीच का जो कोण का कोसाइन एंगल होता है उसी को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर निकालने के लिए कई फॉर्मूला है, जैसे R/Z ले लीजिए, या फिर वास्तविक जो शक्ति होती है अपॉन आभासी शक्ति। ये जो फॉर्मूला होता है इन फॉर्मूला से भी पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, AC का RMS मान बराबर होता है। देखो RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है। उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 0.707 होता है। इसका भी सही आंसर दिया है दीपक कुमार ने, और लगभग सभी ने दिया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये कई बार बताया चुका है और टेस्ट में भी आ चुका है। जब थ्योरी क्लासेस चल रही थी तब भी इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अगला सवाल है, एक उच्च दाब वाले मरकरी वाष्प लैंप में मरकरी लैंप किस दाब पर विसर्जित होता है। तो देखो यहाँ एक उच्च दाब वाला हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, तो उसमें मरकरी जो वाष्प डाला जाता है वो हाई प्रेशर पर डाला जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखो गलत दे रखा है, एक मध्यम दाब पे नहीं होता, एक हाई प्रेशर पर ही जो मरकरी वाष्प होता है उस लैंप में डाला जाता है, ठीक है, विसर्जित किया होती है। अगला सवाल है, एक ऐसे कार्य स्थल जहां पर परिष्कृत कार्य होते हैं के लिए आवश्यक प्रदीपन क्या होगा। ये सवाल रिपीटेड है, आप लोग को याद होना चाहिए। सवाल का आंसर भी सही दिया है और लगभग मुझे उम्मीद है सबने दिया होगा। तो ऐसे कार्यस्थल पर देखो परिष्कृत यानी महीन वाला काम जो होता है एकदम एक्यूरेट चाहिए, छोटे छोटे चीजें दिखाई देती है, वहां पे जो लाइट होनी चाहिए वो थोड़ा अधिक चाहिए होता है ताकि वो काम जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए। तो उसके लिए जो प्रदीपन होती है वो होती है 1500 ल्यूमेन पर वर्ग मीटर हमें चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, एक ऐसे कार्य स्थान जहां पर अपरिष्कृत या अकुशल कार्य होते हैं के लिए आवश्यक प्रदीपन क्या होगा। तो देखो परिष्कृत के लिए तो 1500 ल्यूमेन पर वर्ग मीटर चाहिए, लेकिन अपरिष्कृत यानी उतना महीन काम नहीं, लेकिन काम हो रहा है उसके लिए इतनी लाइट की आवश्यकता नहीं है जितनी परिष्कृत कार्य यानी महीन चीजों के लिए काम जो हो रहा है उसके लिए चाहिए। तो यहाँ अपरिष्कृत के लिए कितना चाहिए, 1000 ल्यूमेन पर वर्ग मीटर। सही जवाब दिया है दीपक कुमार ने। अभी कहा कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, एक लैंप का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स 1570 ल्यूमेन है, इसकी औसत कैंडल पावर क्या होगी। देखो ये भी सवाल का आंसर जो है दीपक ने गलत दे दिया,
ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखो लैंप जो है इसका हमें क्या निकालना है? औसत कैंडल पावर। ठीक है, तो इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या, देखो संपूर्ण फ्लक्स तो दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है औसत कैंडल पावर निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला होता है संपूर्ण ज्योति फ्लक्स अपॉन 4 पाई, यानी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1570 अपॉन 4 पाई। पाई का वैल्यू अगर हम पाई का वैल्यू 3.14 को हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आता है 12.56। मैंने पहले भी कहा है, तो हम 1570 को 12.56 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 125 आएगा। दीपक जी ने ये गलत किया है, तो दीपक ये आप सोल्यूशन कर लेना, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया। संपूर्ण ज्योति फ्लक्स 1570 अपॉन 4 पाई, फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है, सिंपल है, जिस फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है तो आपका औसत कैंडल पावर निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 125 हो जाएगा। अगला सवाल है MA यानी मरकरी आर्गन प्रकार के लैंपों की आयु होती है। मरकरी आर्गन जो होती है उस लैंप की जीवन काल कितनी होती है? सही जवाब दिया है 9000 घंटे होती है इसकी जीवन आयु काल जो होती है। ठीक है, अगला सवाल है ऐसी परिपथ के धारकीय प्रतिघात, ऐसी परिपथ के धारकीय प्रतिघात XC को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यानी जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 पाई FC ओम। बिल्कुल सही आंसर दिया है। और अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर ले तो 2 पाई FL हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता की इकाई। इसका भी सही आंसर दिया है। देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि जिसका भी यूनिट है इल्यूमिनेशन में, खास करके यूनिट आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक पॉइंट याद करना है, यूनिट बेसिकली आप याद कर लीजिएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है कि देखो जब कोई घन कोण या ठोस एंगल पे जब प्रकाश सप्लाई से जब सप्लाई होती है, वहां से प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश पहुंचती है किसी पर्टिकुलर दिशा में, तो उसकी जो इल्यूमिनेशन की जो मात्रा होती है वही होती है ज्योति तीव्रता, और इसकी इकाई है कैंडेल। ठीक है, इस सब में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सही जवाब दिया है। नेक्स्ट सवाल है किस रंग की तरंग दैर्घ्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है? यहाँ आपको मैंने बताया था तरंग दैर्घ्य के बारे में। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो सबसे कम होता है वो होता है वॉयलेट का, यानी बैंगनी का सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल का होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये सवाल है कि ये जो तरंग दैर्घ्य होती है विबजियोर शॉर्ट फॉर्म में, जैसे वीवी रॉय वाला मैंने बताया था, उसी तरह से एक विबजियोर भी बताया था। तो उसमें आप वो कलर को इस सीक्वेंस में बैठाएंगे तो आपको जो भी सवाल उससे पूछे तो आप उसको क्लियर बता सकते हो। तो इसमें बोला गया है कि पीले और नीले रंग के बीच कौन सा कलर आता है, तो विबजियोर करके आप देखिए तो उसमें पीले और नीले के बीच कलर आता है हरा। ठीक है, इंडिगो भी आता है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ऑप्शन में जो आपको दे रखा है उसको आपको टिक करना है। तो उसके इन दोनों के बीच आता है हरा, यानी इन दोनों के तरंग दैर्घ्य के बीच होती है हरा का तरंग दैर्घ्य। सही जवाब दिया है। अगर किसी ने नहीं दिया है तो आप उनको याद कर लीजिए। अगला सवाल है किसी ऐसी परिपथ का शक्ति गुणांक निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा। अभी पिछले कुछ जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि पावर फैक्टर जो है, ठीक है, उसको निकालने के लिए लगभग हम लोग 3 सूत्र अप्लाई करते हैं। जैसे एक होता है कि R अपॉन Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। नेक्स्ट है एक जो रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, यानी कि वास्तविक जो शक्ति होती है अपॉन आभासी शक्ति, इससे भी हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। अगला है R अपॉन एक्सएल या एक्सी, जो भी दोनों का संख्या जिनका अधिक होगा उससे हम माइनस करके जो फॉर्मूला होती है अल्टरनेट करके तो स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको ऑप्शन दिया होगा सभी, तो यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल है किसी चालक में होना चाहिए, तो चालक यानी चालक जिसमें हम
क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित होती है उसमें। तो उसमें एक रूल आपने पढ़ा होगा कि करंट अगर चालक में देखो सुपर कंडक्टर जो होती है उसमें रेजिस्टेंस का मान कम से कम होता है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम से कम होती है ताकि उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो अच्छी होती है। तो चालक में ये गुण होना चाहिए, कम से कम विशिष्ट प्रतिरोध, ताकि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी, ठीक है, और धारा और अधिक प्रवाहित होगी, क्योंकि करंट जो होता है वो करंट को रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस का मान अगर ज्यादा होगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगी, कम वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए ताकि उसकी कंडक्टिविटी सही है। अगला सवाल है, किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है। देखो शुद्ध प्रतिरोधी यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट जो होता है इन फेज होती है, इन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं होता है, एक साथ बढ़ते हुए पिक पॉइंट पर जाती है और एक साथ घटते हुए आती है, ठीक है, इस वजह से वो इन फेज होती है। तो इसीलिए उनका जो पावर फैक्टर होता है हमेशा 1 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, तो इसको गलत नहीं करना है, सही जवाब दिया है और लगभग सभी ने दिया होगा। अगला सवाल है, किसी संधारित्र का कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc परिवर्तित होता है। देखो Xc संधारित्र का कैपेसिटिव यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस Sc का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, 1/2 पाई FC फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1/2 पाई FC है, तो जब क्या हुआ, Xc फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो इसमें Xc परिवर्तन कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी अधिक है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा, जस्ट उल्टा, है ना। तो सीधे सीधे फॉर्मूला पे लगाना है और उसी चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ दीपक ने ये गलत कर दिया, आवृत्ति के साथ अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, ये होता है जो हमारी इंडक्टिव कैपेसिटेंस होती है उसमें होता है, क्योंकि जो एक्सएल होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई FL, उसके अनुक्रमानुपाती होती है, Xc के अनुक्रमानुपाती नहीं होती है। फॉर्मूला समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति के साथ व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, घन कोण की इकाई है। घन कोण जिसको हम ठोस एंगल भी कहते हैं या सॉलिड एंगल भी कहते हैं। ठोस एंगल क्या होता है भाई, तो ठोस एंगल कोई खोखला गोला है, ठीक है, सही आंसर दिया है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो ठोस गोला जो होता है, ठीक है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे से उसके जो सेंटर होगा, ठीक है, उसमें से जो उससे उस पे क्या होगा, एक आयताकार शेप बनेगा, उसमें जो प्रकाश की किरणें होगी उसकी जो मात्रा होगी वो होती है घन कोण, उसी को सॉलिड एंगल भी कहते हैं, इसको ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है वो रेडियन होती है। इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाता है, खोखले गोले का 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4 पाई, ठीक है, सही आंसर दिया है। अगला सवाल है, चमक को रोकने के लिए जो ब्राइटनेस होती है, चमक को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो कोई स्रोत है, आंसर जो है बिल्कुल सही दिया है, सप्लाई है, कहीं प्रकाश स्रोत है, वहां से प्रकाश आ रही है, ठीक है, तो जितनी उसकी इंटेंसिटी है वो तो देगी ही देगी, लेकिन सामने जब हम होते हैं तब क्या होता है, एकदम अचानक से चमक आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर हट जाते हैं या तो प्रकाश स्रोत को दूर हटा देते हैं। तो उस चमक को हम तो उसकी इंटेंसिटी को नहीं घटा सकते, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, कम करने के लिए उस चीज को हम दूर से देख सकते हैं। तो दूर से देखेंगे तो वो हमारे आंख पे उतना नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी, जिस वजह से हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर दिया है, वस्तु को दूर से देखना चाहिए। अगला सवाल है, जब कोई प्रतिदीप्त दीप के चारों ओर गहरा काला हो जाता है तो उसका संभावित अर्थ ये है कि, तो देखो प्रतिदीप्त दीप जो होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है
उसके देखो दोनों छोर पे कभी कभी काला पड़ जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसका स्टार्टर सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि लैंप जो होती है वो खराब हो जाती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि या तो स्टार्टर ठीक कर ले, तब लैंप बच जाएगा। अगर वो लैंप काला पड़ गया, ठीक है, तब तो वो खराब हो गया, तब तो हमें उसे चेंज करना ही पड़ेगा। तब हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टर को ठीक करना चाहिए। अगर स्टार्टर खराब है तो उसको बदल देना चाहिए। तो ये रीजन होती है कि उसके दोनों छोर पे अगर काला गहरा काला कलर आ जाए तो इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिया है दीपक ने, सही बिल्कुल है कि स्टार्टर ठीक कार्य नहीं कर। ठीक है, ये हमारा 25वां सवाल। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ी देर के 2 मिनट के बाद मिलेंगे। उसके बाद हम 26वां क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।